आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्लेटो का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कि प्लेटो के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है पहला प्रश्न। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कॉमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। देखिए, आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्लूटो का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी इस प्लूटो के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है, उनके जीवन काल के बारे में। ठीक है, देखिए, प्लूटो न केवल प्राचीन यूनान का वरन संपूर्ण यूरोप का एक महानतम विचारक है। केवल इतना ही नहीं, वह विश्व के सर्वोत्कृष्ट विचारकों में स्थान रखता है। प्लूटो जो है यह सिर्फ यूनान का नहीं, संपूर्ण यूरोप का जो है एक महानतम विचारक थे। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व में जो है सर्वोत्कृष्ट जो विचारकों में वह अपना स्थान रखता था। प्लूटो का जन्म एथेंस के सीमावर्ती एजिना नामक द्वीप में हुआ था। उसका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता का नाम जो था एरिस्टोन, एथेंस के अंतिम सम्राट कंडरस के वंश के था। उनकी माता पेरी कास्टियानो एथेंस के प्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलोन के घराने की थी। तो आपको दिख रहा होगा कि प्लूटो का जो है परिवार एक अच्छे परिवार के से आता था। उन्हें सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। प्लूटो को जो है सभी प्रकार का जो है सौभाग्य प्राप्त था। जो उच्च कुल के थे, वैभव भी उन्हें प्राप्त था। अद्वितीय सौंदर्य थे, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि प्राप्त थी प्लूटो को। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। प्लूटो का जो है वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, जिसका अर्थ था सबसे अच्छा और प्रसिद्ध। अरिस्टोक्लीज का अर्थ होता है सबसे अच्छा और प्रसिद्ध। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म एथेंस के एक समृद्ध और राजनीतिक परिवार में हुआ था। प्लूटो के जन्म स्थान और जन्म तारीख से संबंधित प्रामाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राचीन सूत्रों के अनुसार विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म एथेंस में 429 या 423 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। प्लूटो के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। तो प्लूटो की जो है प्रारंभिक जीवन और उसकी शिक्षा के बारे में जो है जानकारी बहुत कम मिलती है। प्लूटो बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र थे, मतलब काफ़ी तेज थे, और बचपन से ही उनमें दार्शनिकों के गुण थे। उनके परिवार ने उन्हें वे सारी सुविधाएं प्रदान की जो उनकी सही दिशा में परवरिश के लिए चाहिए थी। अपने समय के कुछ महान शिक्षकों ने प्लूटो को ग्रामर, संगीत, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी थी। प्लूटो के समय में जो कुछ महान शिक्षक थे वह प्लूटो को ग्रामर, संगीत, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की जो है शिक्षा दी थी। प्लूटो मूलतः दार्शनिक थे। इसके साथ ही वे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। वे सुकरात के शिष्य थे। प्लूटो जो है ये प्लूटो के गुरु का नाम जो है सुकरात था, यानी सुकरात के शिष्य थे प्लूटो। और जो है प्लूटो का जो है शिष्य जो है अरस्तु था, यानी कि अरस्तु के शिष्य प्लूटो थे और सुकरात का शिष्य प्लूटो थे। अरस्तु के गुरु जो है प्लूटो थे और सुकरात के शिष्य जो है प्लूटो थे। ठीक है। सुकरात से प्लूटो की भेंट 407 ईसा पूर्व हुई, जब उसकी आयु 20 वर्ष थी। तो सुकरात से जो मुलाकात हुआ था प्लूटो का, ये उसकी जब प्लूटो का उम्र जो है 20 वर्ष थी उस टाइम। वह 8 वर्ष एक सुकरात का शिष्य रहा, मतलब 8 वर्ष तक जो है वह सुकरात का जो है शिष्य बन के रहा था। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, पश्चिम ज्ञान जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीन दार्शनिक कौन कौन से हैं? सुकरात, प्लूटो, अरस्तु। मतलब प्लूटो का गुरु सुकरात, अरस्तु का गुरु प्लूटो की त्रयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब इन तीनों ने जो है पश्चिमी ज्ञान जगत पश्चिम की ओर जो है अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि में इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्लूटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लूटो का एक अन्य नाम जो है अफलातून भी था।
इसी प्रजातंत्रीय शासन ने सुकरात को विषपान के माध्यम से प्राणदंड दिया था। तो यानी कि प्लूटो के जो गुरु थे सुकरात को जो है विषपान मतलब विष दे के जो है इसे मारा गया था। इससे प्लूटो को राजनीति से घृणा हो गई। उन्होंने मेगोरा, मिस्र, साइरिन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की। अंत में एथेंस लौटे और पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा के लिए पहली संस्था एकेडमी की स्थापना का श्रेय भी प्लूटो को ही जाता है। उन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। प्लूटो को जो है तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान वो रखते थे। उनके लेखन में कई विषयों का समावेश है, लेकिन सामान्य दर्शन और नीति शास्त्र में उनकी दिलचस्पी को उनके लेखन में विशेष रूप से देखा जा सकता है। वे लिखते हैं कि कुछ लोग भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं और कुछ लोग इसी को अहमियत देते हैं। इसी तरह वे शरीर और आत्मा में भेद को देखते हैं। उनका मत था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय की सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं। उनका यह दर्शन भौतिक और मानसिक सीमाओं को का जो है संकेत भी देता है, जिससे एक उच्च आदर्श के प्रोत्साहन को जो है बल मिलता है। ये प्लूटो का मानना था। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, सुकरात प्लूटो के शिक्षक तथा अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। जो हम पहले ही बता दिए थे कि प्लूटो के गुरु जो है सुकरात थे और अरस्तु के गुरु जो है प्लूटो थे। इन दोनों के साथ प्लूटो ने पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की थी। दोनों से मिलकर जो है पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की थी प्लूटो ने। एक बार अल्फ्रेड ने कहा था कि यूरोपियन दर्शन शास्त्र परंपरा का सबसे साधारण चित्रांकन हमें प्लूटो की टिप्पणी में दिखाई देता है। पश्चिमी विज्ञान, दर्शन शास्त्र और गणित में पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध होने के साथ ही वे पश्चिमी धर्म और साहित्य के संस्थापक भी थे। कौन? प्लूटो। प्लूटो ने क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म पर भी अपने विचारों से काफ़ी प्रभाव डाला था। तो प्लूटो जो है धर्म जो ईसाई धर्म को मानते थे उस पर भी जो है काफ़ी प्रभाव डाला था। प्लूटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक तथा संस्कृति का रक्षक माना जाता था। काव्य के संदर्भ में उनका मत था कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दुगुनी दूर है। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमाग्रगामी बनाती है। अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। तो ये जो है कवि के बारे में प्लूटो का मानना था और वह कहते थे कवि को कि ऐसी लेखनीय करें ताकि वह जो है राज्यों को उनसे फायदा मिले। ठीक है, देखिए प्लूटो की प्रमुख कृतियों में उनके संवाद विशेष उल्लेखनीय है। प्लूटो ने 35 संवादों की रचना की है। उनके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है सुकरात कालीन संवाद, दूसरा है यात्री कालीन संवाद और तीसरा है प्रौढ़ कालीन संवाद। तो आइए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए पहला है सुकरात कालीन संवाद। इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की रचनाएं हैं। इसमें प्रमुख हैं हेपियस माइनर, एपोलॉजी, क्रिस्टो, प्रोटागोरस आदि जो है रचनाएं प्रमुख हैं। दूसरा है यात्रीकालीन संवाद। इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलाई मत का भी कुछ प्रभाव है। इस काल के संवाद है क्लाइसिस, क्रेटिलस, जॉर्जियस इत्यादि जो है प्रमुख रचनाएं हैं यात्राकालीन संवाद का। तीसरा है प्रौढ़कालीन संवाद। इस काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना मुख्य विषय है। इस काल के संवाद है सिम्पोसियन, फिलेब्रस, ट्राइमोर्स, रिपब्लिक और फीडो जो है प्रमुख रचनाएं हैं प्रौढ़कालीन संवाद का। देखिए प्लूटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, स्पेजियम आदि जो है प्रमुख हैं इनकी प्लूटो की रचनाएं। इन रचनाओं के विचार सुकरात के विचारों की ही अभिव्यक्ति है। अपने
सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्लूटो स्पष्ट घोषणा करता है कि अज्ञानता की ही सारी बुराइयों की जड़ है। मतलब जो अज्ञानता मतलब जानकारी नहीं रखते हैं वही जो है सारी बुराइयों की जो है जड़ है। सुकरात की ही तरह प्लूटो सद्गुणों के विकास के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए प्लूटो का संक्षिप्त परिचय। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि रहेगा प्लूटो के काव्य संबंधी मत का वर्णन। देखिए, प्लूटो के काव्य संबंधी मत का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, प्लूटो का समय 427 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व तक माना जाता है और यूनान के प्राचीन दार्शनिकों एवं मर्मज्ञों में उनका सर्वोच्च स्थान है। किसका? प्लूटो का। प्लूटो सुकरात के प्राणदंड के पश्चात व्यावहारिक राजनीति छोड़कर राजनीतिक दर्शन की ओर मुड़े। तो उनके गुरु जो सुकरात को विष देके मार दिया गया था, उस टाइम वह राजनीतिक को छोड़ के राजनीतिक से घृणा करने लगे। उसको छोड़ के राजनीतिक दर्शन शास्त्र की ओर जो है प्लूटो मुड़ गए। वास्तव में दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। प्लूटो के पश्चात काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। तो प्लूटो को जो है पश्चात काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का जो है जन्मदाता माना जाता है। साहित्य विशेषक उसके विचार प्रायः अनुशंसिक ही है। उनकी दृष्टि काव्य केंद्रित जो है होती थी। देखिए आगे, देखिए नहीं थी। उनके विचार के केंद्र में परम सत्य था कि रिपब्लिक में प्लूटो ने स्पष्ट कहा कि भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। प्लूटो अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते थे। तो प्लूटो जो है अनुकरण समस्त कलाओं में जो है मौलिक विशेषता मानते थे। किसको? भाव और विचार को। प्लूटो कला में इंद्रिय एक को अनिवार्य शर्त के रूप में देखते थे, अर्थात कलाकार को अपनी कृति के समस्त अंगों का विन्यास एक निश्चित क्रम में पूर्ण संगति के साथ करना चाहिए। प्लूटो की मान्यता है कि अच्छी काव्य कृति के निर्माण के लिए कवि को अपने विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट बोध होना जो है चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति में गतिशील योजना बनानी चाहिए। तो प्लूटो का जो मानना था, कोई भी काव्य शास्त्र की रचना करता है तो उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उससे समाज की भलाई हो, उस दृष्टि से काव्य शास्त्र की रचना की जाए। इसी आधार पर उन्होंने संगीत कला, चित्रकला आदि को ललित कलाओं के वर्ग में रखा और उनका उद्देश्य मनोरंजन बताया है। तो संगीत कला, चित्रकला और ललित कलाओं को जो है वर्ग में रखा। उनका जो उद्देश्य प्लूटो का मानना था, इससे जो रचना हो रही है वो सिर्फ उद्देश्य जो है मनोरंजन मात्र का है। दूसरा वर्ग उपयोगी कला को माना है। तो वही दूसरा वर्ग जो प्लूटो के अच्छी से बात से सहमत नहीं होते थे, तो वह उपयोगी कला माना है जिसका उद्देश्य व्यावहारिक उपयोग है। प्लूटो यह मानते थे कि यदि काव्य का रूप, प्रेरणा, प्रभाव, दूसरा वर्ग जो है इसे उपयोगी मानते थे। देखिए, प्लूटो यह मानते थे कि यदि काव्य का रूप, प्रेरणा, प्रभाव आदि व्यक्ति का मूल सत्य से दूर ले जाए तो ऐसा काव्य सर्वथा त्याज्य होना चाहिए। मतलब कि जो उद्देश्य काव्य का जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूर ले जाए, तो ऐसी कविता या रचना को जो है दूर करना चाहिए समाज से। देखिए आगे, देखिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण के द्वारा जो है प्लूटो का क्या मानना था। देखिए, प्लूटो का यह मत था कि कला केवल सुख, आनंद या दूसरे शब्दों में कहे मनोरंजन का साधन नहीं है। प्लूटो की उपयोगितावादी दृष्टि के कारण इनके लिए काव्य में प्रेम पक्ष का कोई महत्व नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कवियों से कहा कि ऐसी काव्य रचना नहीं करनी चाहिए जो न्याय, सत्य एवं सौंदर्य के विरुद्ध हो। उसके लिए उन्होंने प्रत्येक ज्ञान, व्यवहार, वस्तु आदि को सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से परखा था। प्लूटो के कला विशेषज्ञ दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि वह भारतीय चिंतन के पर्याप्त अनुकूल और निकट है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण भारतीय धारणा विश्व के अति निकट है। प्लूटो यह मानते थे कि काव्य में नाच, गाने, संगीत आदि मनोरंजन का साधन मात्र है।
ये प्लूटो का मानना था। दूसरा था काव्य वास्तविक जीवन से दूर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्लूटो का जो मानना था, क्या मानना था, आइए उसको देखते हैं। देखिए, काव्य वास्तविक जीवन से दूर। प्लूटो के दृष्टिकोण के अनुसार उनका स्पष्ट मत था कि काव्य सिर्फ करुणा आदि भावों का ही प्रचार करता है। यदि काव्य में आए ऐसे करुणा भाव विशेषों से हम भाव विह्वल होते रहे तो अपने पर आए किसी संकट का मुकाबला कैसे करेंगे। उनका मानना था कि संकट के समय रोना धोना वास्तविक जीवन में लज्जा की बात होती है। फिर भला काव्य के नायक को विलाप करता देख कैसे प्रशंसा की जा सकती है। वास्तविक जीवन में इस तरह के भाव व्यक्त करने में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। एक तरह से जिस परिहास प्रवृत्ति का हम वास्तविक जीवन में दमन करते हैं, उसका प्रतिरूप ही काव्य में दिखाई होता है या दिखाई देना चाहिए, काव्य में होता है। देखिए, तीसरा है श्रुति काव्य का महत्व क्या होता है। इसमें प्लूटो का क्या मानना था, आइए उसको देखते हैं। देखिए, प्लूटो यह मानते थे कि ईश्वर की स्तुति और साधुजनों का गुणगान ही आदर्श राज्य में स्वीकार होने चाहिए। उनके आदर्श राज्य की कल्पना में ऐसी ही कविता के लिए जगह थी। वे ऐसी गति और महाकाव्य को राज्य से बहिष्कृत करना चाहते थे जो सिर्फ आनंद का उपार्जन करे। दरअसल प्लूटो काव्य के आकर्षण तत्व से आशंकित थे, यद्यपि वे काव्य विरोधी नहीं थे। देखिए आगे। देखिए, उनका मत था कि कोई काव्य आनंदपूर्ण होने के साथ साथ राजनीतिक विधानों और मानव जीवन के लिए भी उपयोगी होता है, तो उसका राज्य में स्वागत होना चाहिए। यह माना जाता है कि प्लूटो से पूर्व काव्य के दो प्रयोजन माने जाते रहे हैं, एक आनंद, दूसरा जो है शिक्षा। देखिए, युग का प्रभाव, उस युग में जो है लोगों पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, ये प्लूटो का इसमें क्या मानना था। देखिए, प्लूटो से पहले के समय में कवि को महान माना जाता था। उसे उपदेशक, मार्गदर्शक, संत, दूरदर्शी आदि माना जाता था। किसको? कवि को। होमर को लोग कवि होने के कारण महान शिक्षक भी मानते थे, जबकि प्लूटो कलाओं के प्रति आसक्ति, आकर्षण को राज्य के लिए अहितकारी मानते थे। दरअसल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी यदि सदी के बाद के हिस्से में लोगों में शासन सुधार का जबरदस्त उभार था। प्लूटो के मानस पर भी अपने युग की भावना का बहुत प्रभाव पड़ा था। वे भी अपने एथेंस और एथेंस वासियों को आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे। उनके अनुसार मनुष्य के दो धर्म हैं। व्यक्ति के तौर पर उसे सत्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा, समाज के सदस्य के तौर पर उसे सदाचारी होना चाहिए। प्लूटो मानते थे कि कविता उसी सीमा तक महत्व रखती है जिस सीमा तक वह समाज के लिए हितकारी हो। देखिए, कुल मिलाकर प्लूटो की काव्य दृष्टि अपने समय की रचित काव्य कृतियों के प्रभाव के कारण भी बनी थी। वे इस बात से चिंतित रहते थे कि जीवन में जो उदात्त है उसकी उपेक्षा काव्य में जो है हो रही है। होमर के काव्य से ही छाती पीटते रोते नायक का उदाहरण लेते हुए वे अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक जीवन में इसे करने से हमारा विवेक हमें रोकता है। ऐसा नहीं है कि प्लूटो कविता की पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहते थे, अपितु वे अपनी आदर्श राज्य की कल्पना में उस कविता को स्थान देना चाहते थे जो आदर्श व्यक्तित्व का चित्रण करे। अपने युग की जरूरत के अनुसार वे काव्य और कला को उसके बाहरी सुंदर रूप से नहीं बल्कि उसके कल्याणकारी रूप के कारण स्थान देना चाहते थे। दरअसल उनकी दृष्टि वस्तुपरक थी, जिसमें अपने समाज की चिंता का भाव निहित था। वे कवि, कलाकार तथा उनकी कृतियों को राजनीतिक, शासन व्यवस्था और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में ही देखते रहे हैं। कौन? प्लूटो। देखिए, कलाओं के संबंध में उनके विचार आयोन और रिपब्लिक में पाए जाते हैं। प्लूटो के विचार से कवि तर्क रहित होकर आवेग और भावनाओं से अपनी रचना करते थे। तो प्लूटो जो है कवि के बारे में इतना चीज़ बोलते थे, तो उसके विरोध में वह इनके आवेग में आकर उनकी भावनाओं को ठोस पहुँचाने के लिए कवि का रचना करते थे।
अतः वे रचनाएं वैज्ञानिक नहीं होती और समाज को उत्तेजित कर उसे अनैतिक तथा अनुशासनहीन बनाती है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है त्रासदी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रासदी। ठीक है, त्रासदी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए, पाश्चात्य साहित्य चिंतन का केंद्रीय आधार त्रासदी है। अरस्तु ने अपने समय में उपलब्ध साहित्य के प्रकाश में त्रासदी के लक्षणों को सूत्रबद्ध किया। त्रासदी मूलतः नाटक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, नाटक की एक शैली है जिसमें मानवीय दुखों का वर्णन होता है। इस तरह के नाटकों का उद्देश्य दर्शकों के भावों का विवेचन करना होता है। बाद में त्रासदी का अर्थ विस्तार मिला और साहित्य की दूसरी विधाओं ने भी त्रासदी को अपनाया। यूरोपीय साहित्य ने त्रासदी का जन्म डायonysius के यूनानी प्राचीन पुराकथाओं से होता है और वह ईसा पूर्व 5वीं सदी के एल्किलस, यूरिपिडीज एवं सोफोक्लिज के नाटकों में अपनी चरम श्रेष्ठता को प्राप्त करती है। कौन? त्रासदी। देखिए, त्रासदी के पश्चात काव्यशास्त्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव है। पश्चिम में जहाँ त्रासदी को महत्व दिया, वहीं भारतीय काव्यशास्त्र सुखांत पर जोर देता है। देखिए, यह माना जाता है कि त्रासदी में काव्य चाहे जितना भी महान क्यों न हो, उसके चरित्रों के उत्कृष्टता के बाद भी उसका अंत दुख वाला ही होता है। त्रासदी के त्रासद प्रभाव को भी पश्चिम में महत्वपूर्ण कला रूप माना है। एक तरह से त्रासदी मानवीय गुणवत्ता एवं नैतिकता की परस्पर कथा है। साथ ही वह व्यक्तित्व के जीवन में सकारात्मक भाव की खोज भी है। कौन? त्रासदी। कॉमेडी के विपरीत त्रासदी में मानव होने की संभावनाएं अधिक गहराई से व्यक्त होती है। त्रासदी का मूल स्रोत मिथकीय एवं धार्मिक कथाओं के क्षयोन्मुख देवताओं एवं नायकों से पाश्चात्य काव्य में हुआ है। देखिए, पश्चिम में त्रासदी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना है क्योंकि दो बड़े दार्शनिकों प्लेटो एवं अरस्तु ने त्रासदी पर विचार किया है, इसलिए पश्चिम में जो है त्रासदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देखिए, प्लेटो ने जहाँ किसी देश के लिए त्रासदी को अच्छा नहीं माना, वहीं उनके प्रिय शिष्य अरस्तु ने अपने गुरु की इसी धारणा का जो है खंडन करते हुए इनकी अलग व्याख्या की। प्लेटो ने त्रासदी की रचना को बौद्धिक व्यापार न मानकर भावनात्मक व्यापार माना है। अतः उनका मानना है कि दर्शकों पर त्रासदी का प्रभाव भी भावनात्मक ही होता है। प्लेटो मानते हैं कि कवि एवं गायक ईश्वरीय प्रेरणा से रचना करते हैं। इस प्रेरणा का स्वरूप उन्मादी होता है। अतः कवि और गायक मूलतः उन्मादी होते हैं और उसके पाठक दर्शक को भी उन्माद की स्थिति में ले जाते हैं। उन्माद की इस स्थिति को प्लेटो राज्य के लिए ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि प्लेटो जिस सत्य की बात करते हैं उससे यह उन्माद दूर ले जाता है। अतः वे त्रासदी का विरोध करते हैं। देखिए, अरस्तु का मानना है कि त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण करती है। कार्य व्यापार को वे गंभीर, पूर्ण और विस्तृत मानते थे। यह भाषा, लय, असमंजस, गीत आदि से समन्वित होता है। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विवेचन करता है। प्लेटो को इस बात पर भी संदेह था कि कवि या त्रासदीकार को अपने चित्रण के विषय में वास्तविक ज्ञान होता भी है। वे मानते थे ऐसी कृति का अवलोकन करने पर लोग यह नहीं समझ पाते कि वे सत्य से तिगुना दूर पर है। प्लेटो ने त्रासदी के आस्वादन की समस्या पर विचार व्यक्त किया है। वे मानते थे कि त्रासदी का भाव भी दर्शक में आनंद का ही भाव पैदा करता है। इसका कारण वे भ्रम और अज्ञान को मानते थे। जीवन में हम जिन स्थितियों से विरक्त होते हैं और उनसे बचने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थितियों में भी लोग आसक्ति का अनुभव करते हैं। देखिए आगे है, वे त्रासदी को विवेक पर नियंत्रण की पकड़ के कमजोर होने के कारण मानते थे। प्लेटो इसका परिणाम
प्रतिकूल स्थितियों में दुर्बल पड़ जाना मानते थे। वे इस बात पर बल देते थे कि विपत्ति में पड़े आदमी से सहानुभूति का होना नैतिकता का आग्रह है, जबकि त्रासदी में ठीक इसके विपरीत अन्य व्यक्ति काव्य आनंद को प्राप्त करता है। जाहिर है यह लक्षण प्लूटो के आदर्श नागरिक के विपरीत है, इसलिए वे इसकी निंदा करते थे। होमर काव्य का श्रेय या धैर्य आनंद प्रदान करना ही मानते हैं। प्लूटो जो है होमर जो कवि शास्त्र थे आदि की कृतियों से उन अंशों को निकाल देने का परामर्श देते हैं जिनमें सुख दुख का अतिरेक है। अनुपयुक्त विषयों को लेने के कारण ही वे त्रासदी तथा कॉमेडी की निंदा करते हैं। यद्यपि रिपब्लिक में त्रासदी के कुछ भेदों की प्रशंसा की है। कुल मिलाकर काव्य चिंतन की तरह ही हम देखते हैं कि प्लूटो काव्य जगत और यथार्थ जगत में अलगाव नहीं कर पाए, जिसके कारण वे त्रासदी का सहृदय के मन पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को उस रूप में नहीं देख पाए। ऐसा होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उनका आदर्शवादी दृष्टिकोण था। तो 3 क्वेश्चन देख लिए। देखिए आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बताएंगे, जो पहला चैप्टर BHDC 107 का खत्म हो जाएगा, जो प्लूटो का काव्य चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा प्लूटो के अनुकरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 5वां रहेगा प्लूटो की विश्व संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और 6ठा रहेगा रस की सुखात्मक दुखात्मक स्थिति से आप क्या समझते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का आने वाले वीडियो में व्याख्या करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कम टाइम में जितना ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।